क्या करण जौहर का धर्मा एम्पायर सच में कलैप्स होने की कगार पर है? जो प्रोडक्शन हाउस कल तक पूरे बॉलीवुड को डोमिनेट करता था, आज उसे सर्वाइव करने के लिए अपनी 50% इक्विटी बेचने की नौबत आ चुकी है। एक तरफ आदित्य धर की धुरंधर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर रही हैं और सिनेमाघरों में असली सुनामी ला रही है। वहीं दूसरी तरफ धर्मा का हाल ये है कि उनकी पिछली 12 रिलीज में से 10 फिल्में सुपर फ्लॉप रही हैं। जहां धुरंधर जैसी फिल्म को देखने के लिए जनता खुद टिकट काउंटर्स पर लाइन लगा रही है, वहीं ब्रह्मास्त्र और रॉकी रानी जैसे धर्मा प्रोजेक्ट्स पर फेक कलेक्शंस और कॉर्पोरेट बुकिंग के सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। आज सवाल ये है कि आखिर धर्मा का वो मैजिक कहां खो गया? क्या अदार पूनावाला की एंट्री इस डूबते जहाज को बचा पाएगी, या ये बॉलीवुड के सबसे विशाल साम्राज्य के अंत की शुरुआत है? कहानी शुरू होती है 1976 में। यश जौहर ने जब धर्मा की नींव रखी तो उनका विजन लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाना था। 1980 की दोस्ताना ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन उसके बाद धर्मा ने लगातार कई असफलताएं देखी। यहां तक कि 1990 की अग्निपथ, जिसे आज हम कल्ट क्लासिक मानते हैं, वो उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी। असली टर्निंग पॉइंट आया 1998 में। करण जौहर ने कुछ कुछ होता है के साथ बॉलीवुड का टेस्ट ही बदल दिया। धर्मा मतलब विदेशी लोकेशन, डिजाइनर वार्डरोब और एक ऐसा रोमांस जिसकी चमक हर किसी को अपना दीवाना बना ले। 2000 के दशक में कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों ने धर्मा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। उस वक्त धर्मा जो छूता था वो सोना बन जाता था। उस वक्त करण जौहर ऑडियंस की नब्ज पहचानते थे, लेकिन आज वो सिर्फ एल्गोरिदम और पीआर के भरोसे फिल्में बनाता है। धर्मा की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी गई साल 2012 में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ करण जौहर ने 3 नए चेहरों को पर्दे पर उतारा। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इसी कामयाबी ने करण को एक ऐसी लत लगा दी जिसने आगे चलकर धर्मा की फाउंडेशन को हिला दिया, और वो लत थी नेपो लॉन्चिंग पैड बनने की। करण अब एक फिल्म मेकर से ज्यादा खुद को एक ब्रांड मैनेजर समझने लगे थे। उन्होंने आलिया भट्ट के रूप में एक सुपरस्टार तो दिया, लेकिन उसके बाद धर्मा फिल्में बनाने के बजाय एक ऐसी फैक्ट्री बन गया जहां सिर्फ स्टार किड्स की फिनिशिंग होती थी। नतीजा, सिनेमा पीछे छूट गया और धर्मा की क्रिएटिविटी का दम घुटने लगा। दोस्तों, ईमानदारी से बताना, क्या आप आज भी किसी फिल्म के पोस्टर पर धर्मा का लोगो देखकर एक्साइटेड होते हैं? धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। धर्मा के उस चमकते हुए महल की दीवारें काफी समय से दरक रही थीं। बस पीआर की लाइटें इतनी तेज थीं कि किसी को दरारें दिखी ही नहीं। लेकिन जब अंधेरा हुआ तो सच सामने आ गया। पिछले 12 थिएटर रिलीज में से 10 फिल्में फ्लॉप रही हैं। जब पूरी इंडस्ट्री स्त्री 2 के साथ झूम रही थी, तब धर्मा जिगरा और योद्धा जैसी फिल्मों के साथ खाली कुर्सियों को देख रहा था। एक वक्त था जब धर्मा का मतलब था सपनों की दुनिया। 1998 में जब करण जौहर ने कुछ कुछ होता है बनाई थी, तो उन्होंने अपने पिता यश जौहर के डूबते हुए बिजनेस को अपने कंधों पर उठा लिया था। वो एक मिडिल क्लास विजनरी डायरेक्टर का अपनी लेगेसी बचाने का जुनून था। यश जी ने अग्निपथ जैसी फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया था, और जब वो फ्लॉप हुई, उस एक असफलता ने जौहर परिवार को अपनी निजी संपत्ति तक बेचने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त करण के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक विजन था। लेकिन आज जब उनके पास सब कुछ है, तो शायद वही विजन कहीं खो गया है। लेकिन धर्मा लगातार फ्लॉप के बाद पैसा कमा कहां से रहा था? धर्मा की बैलेंस शीट को करीब से देखें तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। करण जौहर ने समझ लिया था कि उनकी अपनी कहानियां अब नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने एक शातिर मिडलमैन की भूमिका अपनाई। साउथ के कंटेंट जैसे बाहुबली, पुष्पा और केजीएफ को नॉर्थ के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन ये कामयाबी अस्थायी थी। जैसे ही साउथ के सुपरस्टार्स को बॉलीवुड के इन गेटकीपर्स की असलियत समझ आई, धर्मा का ये पूरा बिजनेस मॉडल बिखर कर रह गया। धर्मा प्रोडक्शंस आज उस आलीशान बॉलरूम की तरह है, जहां लाइटें तो अभी भी जल रही हैं, संगीत भी बज रहा है, लेकिन नाचने वाला कोई नहीं है। कुर्सियां खाली हैं और कोनों में धूल जम रही है। 2017 में जब कंगना रनौत ने करण जौहर के शो पर फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का टैग दिया, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो बॉलीवुड के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। कंगना ने उस कबाल को एक्सपोज किया जो तय करता था कि किसका करियर बनेगा और किसका मिटाया जाएगा। फिर आया जून 2020। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने इस सुलगती आग में पेट्रोल का काम किया। ये सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर का जाना नहीं था, बल्कि एक आउटसाइडर के सपनों की लिंचिंग थी। सुशांत के वो पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट्स, प्लीज वॉच माई मूवीज, आई हैव नो गॉडफादर, आज भी चीख चीख कर गवाही देते हैं कि बॉलीवुड का वो इलीट क्लब उन्हें कभी अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं था। सुशांत की मौत के चंद घंटों बाद कंगना एक अग्रेसिव क्रूसेडर बनकर उभरी। उन्होंने इसे सुसाइड नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर करार दिया। उन्होंने उन डॉट्स को कनेक्ट किया जिन्हें देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कैसे वही मूवी माफिया गैंग सुशांत को ब्लाइंड आइटम्स और बैनिंग कल्चर के जरिए मेंटली टॉर्चर कर रहा था। कंगना ने सीधा चैलेंज किया कि सुशांत की मौत के पीछे वही नेपोटिज्म वाली डर्टी पॉलिटिक्स है जिसने एक ब्रिलियंट दिमाग को टूटने पर मजबूर कर दिया। कंगना के उस गुस्से ने नेपोटिज्म शब्द को एक गाली बना दिया। नतीजा, सड़क 2 जैसी फिल्मों का बायकॉट और स्टार किड्स का रातों रात विलेन बन जाना। आज बॉलीवुड के प्रभावशाली प्रोडक्शन हाउसेस के माथे पर पसीना है।
लेकिन इस ग्लैमर के पीछे हकीकत का एक और ब्लर्ड एस्पेक्ट पन्ना है जिसे अक्सर सुर्खियों के नीचे दबा दिया जाता है। वो है कॉर्पोरेट बुकिंग। इंडस्ट्री में ये चर्चा आम है कि ब्रह्मास्त्र और रॉकी और रानी जैसे प्रोजेक्ट्स को हिट का टैग दिलाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी मशक्कत की गई थी। आरोप तो ये भी है कि थिएटर खाली थे, लेकिन बुकिंग वेबसाइट पर टिकट सोल्ड आउट दिखाए जा रहे थे। बल्क में टिकट खरीदे गए, सोशल मीडिया पर फर्जी हाइप बनाई गई। लेकिन लॉजिक लगाइए, अगर ये फिल्में वाकई 400-500 करोड़ कमा रही थीं, तो कंपनी का प्रॉफिट 95% गिरकर सिर्फ 59 लाख पर कैसे आ गया? सच तो यह है कि धर्मा एक अर्बन बबल में कैद है। वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो सिर्फ बांद्रा और जुहू के कैफे में बैठकर डिस्कस की जा सकती है। सेल्फी या बैड न्यूज जैसी फिल्में इंडिया के उस हिस्से से कनेक्ट ही नहीं करती जो स्त्री 2 में अपनी मिट्टी की खुशबू ढूंढ रहा है। दशकों तक जो करण जौहर यह तय करता था कि बॉलीवुड में कौन कदम रखेगा और कौन बाहर जाएगा, आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसे अपना वजूद बचाने के लिए एक बाहरी के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। जो कल तक इंडस्ट्री का भाग्य विधाता था, आज उसे अपनी दबदबा बचाने के लिए एक आउटसाइडर की शरण लेनी पड़ रही है। हैरानी की बात देखिए, जिनके एक कॉल पर कल तक ए लिस्टर्स की कतार लग जाती थी, आज उन्हें अदार पूनावाला के साथ समझौता करना पड़ा ताकि धर्मा की डूबती नया को सहारा मिल सके। ये बॉलीवुड के उस अल्टीमेट किंगमेकर का सबसे शांत लेकिन सबसे दर्दनाक आत्मसमर्पण है जिसकी सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता था। अदार पूनावाला का धर्मा में आना कोई दोस्ती वाली डील नहीं है। पूनावाला एक प्योर बिजनेसमैन है। उन्हें लार्जर देन लाइफ सपनों से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतलब है। अब करण जौहर अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के बच्चों को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अब हर स्क्रिप्ट, हर बजट और हर कास्टिंग पर एक इन्वेस्टर की ठंडी और बेरुखी भरी नजर होगी। ये उस एलीट क्लब का अंत है जहां सिर्फ सरनेम देखकर काम मिलता था। धर्मा अब एक क्रिएटिव स्टूडियो से ज्यादा एक फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। धर्मा ने सालों तक अपने चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना रखी थी जिसे पार करना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। आज उस दीवार के दरवाजे खुद करण ने खोल दिए हैं, क्योंकि अंदर अब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। 2024 के फाइनेंशियल नंबर्स चौंकाने वाले हैं। धर्मा ने लगभग 427 करोड़ रुपए फिल्मों में लगाए और रिकवरी हुई सिर्फ 169 करोड़ की, यानी सीधा सीधा 258 करोड़ का नुकसान। योद्धा और जिगरा जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि ऑडियंस अब स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें अब सिर्फ धर्मा का लोगो देखकर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। धर्मा की असली गिरावट सिर्फ फ्लॉप फिल्में नहीं, बल्कि ऑडियंस से टूटा हुआ उनका इमोशनल डिस्कनेक्ट है। करण जौहर जिस इंडिया की बात करते हैं, वो उनके स्टूडियो की दीवारों के बाहर दम बिखर जाता है। ऑडियंस अब उनकी बेची हुई प्लास्टिक लग्जरी से थक चुके हैं। उन्हें अब इंस्टाग्राम फिल्टर वाली चमक नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की हकीकत और रूह को छूने वाली कहानियां चाहिए। आज की ऑडियंस मैडॉक फिल्म्स की कहानियों में खुद को ढूंढती है, जहां दिनेश विजन ने स्त्री और मुंजिया जैसी फिल्मों के जरिए साबित कर दिया कि भारत की असली नब्ज चंदेरी और बुंदेलखंड की गलियों में सांस लेती है, न कि लंदन के किसी आलीशान बंगले में। वहीं आदित्य धर जैसे फिल्म मेकर्स ने यह सिखाया कि कैसे धुरंधर जैसी फिल्म से बिना किसी बनावटी चमक धमक के पूरे देश का खून खौलाया जा सकता है। इंडिया को अब धर्मा का एलीट बबल नहीं, बल्कि मैडॉक की मिट्टी वाली हकीकत और आदित्य धर जैसी ईमानदार कहानियां चाहिए। धर्मा अब शायद सरवाइव कर जाए, पूनावाला का पैसा उसे डूबने से बचा लेगा, लेकिन वो रुतबा शायद कभी वापस नहीं आएगा। करण जौहर अब वो आजाद पंछी नहीं रहे जो अपनी मर्जी से फैसले ले सके। तो आपका क्या सोचना है? क्या धर्मा अपना खोया हुआ मुकाम फिर हासिल कर पाएगा, या ये एंड ऑफ एन ईरा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और बॉलीवुड इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।